Now we will discuss some important topics on instrumentation and measurement systems. One of them is Sallen key filter. Sallen key filter जो हैं ये सिग्नल कंडीशनिंग में यूज़ होते हैं. जैसे कि हमने देखा अब तक कोर्स के अंदर के जो सेंसर्स से सिग्नल आता है वो बड़ा वीक होता है. उसको अगर हमने डिस्प्ले करवाना है या कहीं कंट्रोलर को देना है तो हमें उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ती है. यानी डिस्प्ले करवाने के लिए उसको फिर हमें उसमें से नॉइज़ रिमूव करना होता है, फिर उसकी एम्पलीफिकेशन करनी होती है. ठीक है, फिर अगर हमारे पास डिजिटल बीच में कंट्रोलर इन्वॉल्व है तो हमें एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी लगाने पड़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं. तो उनमें से एक जो यूज़ होता है फ़िल्टर, इससे पहले हमने फ़िल्टर पढ़ लिए हुए हैं. हमने लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर, बैंड स्टॉप फ़िल्टर, ये 4 बेसिक फ़िल्टर्स हैं जो हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं. और हमने इसके अलावा पैसिव फ़िल्टर पढ़े हैं जो सिंपल आरएलसी कंपोनेंट से बनते हैं, और एक्टिव फ़िल्टर्स भी बने पड़े हैं जिसमें ओप एम्प यूज़ करते हैं. और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ओप एम्प की मदद से हम उसकी गेन को बढ़ा सकते हैं. आउटपुट को उसके जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ा सकते हैं गेन से मल्टीप्लाई करके. अच्छा, अब इसमें सैलन की फ़िल्टर जो हैं ये हम देखते हैं कि सैलन की फ़िल्टर इज़ अ जेनेरिक फ़िल्टर स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर्स. सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर यानी फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर, सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर, थर्ड ऑर्डर फ़िल्टर, फोर्थ ऑर्डर फ़िल्टर्स. अगर हमने हायर ऑर्डर फ़िल्टर बनाने हैं तो उसमें जो है एक सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर हम कैसे बना सकते हैं, वो हम सैलन की फ़िल्टर की मदद से बना सकते हैं, लो पास फ़िल्टर या हाई पास फ़िल्टर. और इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वी आउट ओवर वी इन, ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं यूजिंग KCL जो बेसिक आपका सर्किट एनालिसिस होता है. कि जिसमें अच्छा एक होता है आइडियल ओप एम्प, एक होता है रियल ओप एम्प. आइडियल ओप एम्प में हम क्या कहते हैं कि माइनस और प्लस के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, जिसके नतीजे में V प्लस बिकम्स इक्वल टू V माइनस एंड नो करंट फ्लोज इन बिटवीन एंड नो करंट फ्लोज इनटू द ओप एम्प और आउट ऑफ द ओप एम्प. यानी यहाँ से ना करंट अंदर जाएगा या ना करंट बाहर आएगा. ये वाला करंट यहाँ पे ज़ीरो होगा. तो ये है आइडियल ओप एम्प. जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप नॉन आइडियल ओप एम्प पढ़ेंगे जिसमें ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. ठीक है, और फिर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है. फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन करके उसमें एजम्पशन लगा के कि ये इनफाइनाइट है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वो ये चीज़ें बन जाएंगी जो हमने अब तक ओप एम्प में पढ़े हैं. यानी हमने अभी आइडियल ओप एम्प्स पढ़े हैं. अच्छा जी, अब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकलेगा. ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन इसमें देखें 4 कंपोनेंट्स है, Z1, Z2, Z3 और Z4. ओके, एंड इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है वी आउट ओवर वी इन एस डोमेन इज इक्वल टू Y1 Y3 ओवर Y2 Y4 प्लस Y4 इंटू Y1 प्लस Y3 प्लस Y3 Y1. अब Y क्या चीज़ होती है, एडमिटेंस होती है जो कि 1 ओवर इम्पिडेंस के बराबर होती है. यानी Y1 इज इक्वल टू 1 ओवर Z1, Y2 इज इक्वल टू 1 ओवर Z2, Y3 इज इक्वल टू 1 ओवर Z3 एंड Y4 इज इक्वल टू 1 ओवर Z4. और Z क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में R होती है, कैपेसिटेंस के केस में 1 ओवर CS होती है और इंडक्टेंस के केस में LS होती है. S क्या होता है, J ओमेगा. ठीक है, J ओमेगा. अच्छा, अब ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वेशंस आर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग KCL एट द नोड्स. यानी इस नोड पे KCL अप्लाई कर लो, इस नोड पे KCL अप्लाई करो. ये अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको. एंड यूजिंग V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव. ये दोनों वोल्टेजेस आपके बराबर होंगे. अच्छा, अब इसमें गौर करें आपके आउटपुट पे क्या है, V आउट वोल्टेज है. तो V माइनस तो इसके साथ शॉर्ट है, तो इसका मतलब है कि V माइनस पे क्या है, V आउट ही है. ठीक है, V आउट है या V नॉट, V माइनस के वोल्टेज है. तो अगर V माइनस पे V नॉट है तो V प्लस पे क्या होंगे, यहाँ भी V नॉट होंगे. बस ये इसमें पॉइंट थोड़ा नोट करने वाला है कि V आउट आपका इस नोट पे वोल्टेज होगा और इस नोट पे वोल्टेज भी आपका V नॉट होगा. अब जो इस पूरे सर्किट के अंदर जो यानी ये वाला पॉइंट, इस पर आपको वोल्टेज V इन है इस वाले पॉइंट के अंदर आपका वोल्टेज V आउट है. अब जो अननोन वोल्टेज है वो सिर्फ यहाँ ये वाला नोड है, इसको हम नोड 1 कह लेते हैं. तो इसका मैंने सर्किट एनालिसिस पेज पे किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, ये सारा इसका सर्किट एनालिसिस मैंने परफॉर्म किया और KCL मैंने अप्लाई किया है एट नोड 1 के ऊपर. KCL मीन्स अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोड इक्वल टू 0, या अलजेब्राइक करंट ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग अ नोड इक्वल टू 0, या sum of all the currents entering a node is equal to sum of all the currents leaving the node. ओके, अच्छा, अब हम इस पे लगाते हैं KCL नोड 1 पे. तो हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोड इक्वल टू 0, यानी नोड 1 पे अलजेब्राइक सम. तो यहाँ से करंट क्या होगा आपका, V इन माइनस V1 ओवर Z1. ठीक है, अब 1 ओवर Z1 को हम ले लेते हैं Y1, तो V इन माइनस V1 इंटू Y1. ठीक है, प्लस V नॉट माइनस V1 इंटू Y2 प्लस V नॉट माइनस V1
इंटू y3 इक्वल टू 0। ये देखिए इक्वल टू इसको 0 रखें और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके v1 हम निकाल लेते हैं कि v1 इज इक्वल टू v इन y1 प्लस वी नॉट y2 प्लस y3 ओवर y1 प्लस y2 प्लस y3। v1 हमने निकाल लिया, ये नोड वोल्टेज हमारा आ गया इन टर्म्स ऑफ v इन एंड v नॉट। अच्छा, अब दोबारा KCL अप्लाई करें इस नोड के ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो करंट इधर आ रहा होगा वही करंट इधर जा रहा है, ठीक है, या सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग दिस नोड इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा v1 माइनस वी नॉट इंटू y3 प्लस 0 माइनस वी नॉट इंटू y4। 0 माइनस वी नॉट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोड में ले रहा हूँ, यानी नीचे से ऊपर करंट जा रहा है। ओके, करंट आपको पता है रेजिस्टेंस से क्या होता है कि v1 माइनस वी टू ओवर आर। अच्छा जी, या v1 माइनस वी टू इंटू वाई। तो ये देखिए v1 माइनस वी नॉट इंटू y3 प्लस 0 माइनस वी नॉट इंटू y4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से फिर v1 आप निकाल दें कि v1 इज इक्वल टू वी नॉट इंटू y3 प्लस y4 ओवर y3, ये आ जाता है आपको इसको सिंप्लीफाई करके। अब इन दोनों को इक्वेट करने हैं, ये भी v1 के बराबर है, ये भी v1 के बराबर है, तो इन इक्वेशंस 1 और 2 को इक्वेट करें आपस में। तो ये देखें इक्वल रखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और उसके नतीजे में आपका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा दैट विल बी y1 y3 ओवर y2 y4 प्लस y4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y3 y1। ये वही ट्रांसफ़र फंक्शन है जो इससे पहले हम देख रहे थे। ओके, अच्छा, अब ये ट्रांसफ़र फंक्शन है आपका इस सर्किट का, ये जो सर्किट है ना ये इसका है। अब हम आगे देखेंगे कि इस सर्किट से हम जो फ़िल्टर बना सकते हैं सेकंड ऑर्डर, वो 3 तरह के होते हैं नॉर्मली, वो हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये सैलन की फ़िल्टर है, ठीक है, ये आपका सेकंड ऑर्डर सैलन की फ़िल्टर सेकंड ऑर्डर लो पास फ़िल्टर लगाना है। तो आप क्या करोगे कि इधर कैपेसिटर शंट में लगाओगे और एक यहाँ कैपेसिटर लगा दोगे, बाकी R1 और R3 ये 2 रेजिस्टर यहाँ यूज़ करिए, यानी इधर रेजिस्टर लगा दो और यहाँ ऊपर Z2 और Z4 पे कैपेसिटर लगा दो। तो ये एक आपका लो पास फ़िल्टर बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर एक्टिव लो पास फ़िल्टर। अच्छा, अब इसमें फिर क्या होगी, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे सिंप्लीफाई होगा, y1 y3 पे आपके क्या आ जाएगा 1 ओवर R1, ठीक है, 1 ओवर R1 इंटू 1 ओवर R3। ओके, y2 y4 पे क्या आ जाएगा 1 ओवर C2S होता है ना Z, तो y क्या होगा C2S, तो C2S इंटू C4S, तो ये आपका हो जाएगा C2 C4S स्क्वेयर, देखें S स्क्वेयर C2 C4 प्लस S इंटू C4 ओवर इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R3, ठीक है, ये y1 प्लस y3 इंटू y4 और उसके बाद y3 y1 क्या हो जाएगा 1 ओवर R1 इंटू 1 ओवर R3। अच्छा, अब इसमें देखें ये बता रहा है फर्दर कि Z1 इज़ R1, Z2 इज़ 1 ओवर C2S, सिग्मा इसमें हम 0 लेते हैं, ठीक है, Z3 इज़ इक्वल टू R3 और Z4 इज़ इक्वल टू 1 ओवर C4S, सिग्मा इक्वल टू 0, ये हम एनालिसिस में सिग्मा 0 लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि सेकंड ऑर्डर हाई पास फ़िल्टर कैसे बनेगा। सेकंड ऑर्डर हाई पास फ़िल्टर बनेगा जी शंट में आप रेजिस्टेंस यूज़ करें, ठीक है, शंट में आपकी यहाँ पर रेजिस्टेंस R4 आ जाएगी और ये R2 रेजिस्टेंस आ जाएगी, C1 और C3 आपकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। अब ये सर्किट जो था, अब ये सर्किट एज अ लो पास फ़िल्टर सेकंड ऑर्डर हाई पास फ़िल्टर आपका काम करेगा, HPF हाई पास फ़िल्टर। ओके, अब इसमें पुट करने ये वैल्यूज़, अब इसमें देखें y1 y3 की जगह क्या पुट करें आप C1S इंटू C3S, तो ये C1 C3S स्क्वेयर बन जाएगा आपका, और नीचे आपका क्या आ जाएगा y2 y4 पे S स्क्वेयर C1 C3 प्लस S इंटू 1 ओवर R4 ब्रैकेट में C1 प्लस C3 प्लस 1 ओवर R2 इंटू R4। ओके, इसमें Z1 क्या होगा कि 1 ओवर C1S, Z2 R2 होगा, Z4 होगा 1 ओवर C3S और Z3 है बेसिकली, Z3 होगा आपका 1 ओवर C3S एंड Z4 इज इक्वल टू R4, ये थोड़ी सी टाइप हुआ है। अच्छा, अब जो इसमें 3 तरह के जो पॉपुलर फ़िल्टर्स हम बनाते हैं नॉर्मली, वो ये होते हैं चैबीशेव फ़िल्टर, बटरवर्थ फ़िल्टर और बेसल फ़िल्टर, ठीक है, चैबीशेव, बटरवर्थ और बेसल फ़िल्टर, ठीक है। अब इसमें बटरवर्थ फ़िल्टर क्या होगा कि इन 2 एक्सट्रीम्स के इन बिटवीन एक फ़िल्टर है बटरवर्थ, जिसका रिस्पॉन्स इन दोनों के इन बिटवीन है, यानी आप इसमें देखते हैं फॉर सिमिलर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी स्टेडी स्टेट गेन्स एंड नंबर ऑफ पोल्स। ओके, बेसल फ़िल्टर हैज़ अ स्मूथ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो बेसल फ़िल्टर है, बेसल वाला फ़िल्टर, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो स्मूथ है, ठीक है, विद स्लो रोल ऑफ रेट भी इसका स्लो है, रिड्यूसेस नॉन लीनियर फेज डिस्टॉर्शंस। बटरवर्थ फ़िल्टर हैज़ रिलेटिवली हायर रोल ऑफ, यानी इसकी जो स्क्यूनेस है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टीप है, इट हैज़ रिलेटिवली हायर रोल विद मॉडरेट ऑसिलेशंस। ओके,
चेबीशेव फ़िल्टर में आप देखें ऑसिलेशंस ज़्यादा हैं एंड इवन शार्पर रिस्पांस विद अ हायर रोल ऑफ, इसका रोल ऑफ ज़्यादा है, यानी ज़्यादा आप देख रहे हैं इसका रोल ऑफ है, एंड बट विद एक्सपेंस ऑफ इंक्रीज्ड ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस, इसमें ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये 3 तरह के आपके फ़िल्टर्स होते हैं। तो इसमें से जो इन बिटवीन फ़िल्टर है, जो इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरम्यान है, वो है बटरवर्थ फ़िल्टर, जिसका रिस्पांस जो है वो स्टेडी स्टेट आप ट्रांजिएंट रिस्पांस भी ठीक है और इसका रोल ऑफ भी जो है वो तकरीबन इन बिटवीन है इन दोनों के। अच्छा, देर इज़ अ कंपेरेटिव ट्रेड ऑफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गेन डिस्क्रिमिनेशन द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इम्प्रूव्स, ओके, फ्रॉम द बेसल टू द बटरवर्थ एंड इज़ इवन बेटर विद द चेबीशेव, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड ऑसिलेशन स्लैश नॉन लीनियरिटीज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज बेस्ट विद अ बेसल फिल्टर एंड डिटीरियोरेट्स विद द बटरवर्थ एंड मोर सो विद द चेबीशेव फिल्टर, ओके। तो ये इस तरह से इनमें जो है आपके पास कुछ के बेनिफिट्स हैं तो कुछ के डिसएडवांटेजेस हैं। तो नॉर्मली ज़्यादा जो है वो हम जो बटरवर्थ फ़िल्टर है उसको जो है ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। अच्छा, बटरवर्थ फ़िल्टर क्या होता है? इट प्रोवाइडेड अ सोल्यूशन टू सॉल्व द रिपल प्रॉब्लम इन पास बैंड बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंपोनेंट वैल्यूज़, ठीक है। अब अपने कंपोनेंट, अब देखें हमने क्या करना है कि कंपोनेंट की वैल्यूज़ बेसिकली सिलेक्ट करनी होंगी इसमें आर और सी की, उससे हमारा जो है जो रिस्पॉन्स होगा या तो वो बेसल फ़िल्टर जैसा बन जाएगा या वो बटरवर्थ या वो चेबीशेव जैसा। वो कैसे बनेगा वो अभी हम देखते हैं कैसे हमने बनाना होता है उसको, ठीक है। ये इसका रिस्पांस देखें, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ये इनका जो है स्क्यूनेस ये बढ़ रही है। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि पॉलीनोमियल डिनोमिनेटर्स ऑफ दी बटरवर्थ प्रोटोटाइप ट्रांसफ़र फंक्शन। अब ट्रांसफ़र फंक्शन की जो प्रोटोटाइप ट्रांसफ़र फंक्शन के जो डिनोमिनेटर्स है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि बटरवर्थ फ़िल्टर की किस तरह की होती है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है? s+1, सेकेंड ऑर्डर में क्या होती है? s² + 1.4142 s+1, यानी √2, ये √2 है, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। और थर्ड ऑर्डर में क्या होता है? s+1 × s² + s+1, ये थर्ड ऑर्डर, और आगे फिर फर्दर ये फोर्थ ऑर्डर से लेके एट्थ ऑर्डर तक इस तरह की आपकी जो है ना उसकी डिनोमिनेटर बनेगा, ओके। अच्छा जी, और अगर चेबीशेव फ़िल्टर बनाने तो उसकी इस तरह की जो है ट्रांसफ़र फंक्शन होगा कि डिनोमिनेटर की इक्वेशन s+1.96 फिर s² + 1.097734 s + 1.102510, इस तरीके से फर्दर आगे टेंथ ऑर्डर तक, ओके। अच्छा, अब हम ज़रा बटरवर्थ फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे एक सैलन की फ़िल्टर से। सैलन की फ़िल्टर शोन इन द फिगर इज़ यूज टू फिल्टर एन इनपुट सिग्नल फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है और उससे जो है अब हमने जो सिग्नल आएगा उसकी फ़िल्टरिंग करनी है। व्हाट इज़ द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ दिस फ़िल्टर, ओके। द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द फ़िल्टर इज़ गिवन बाय, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा? s² / s² + 1/r2 इंटू C1 + C2 ओवर C1 C2 s + 1/r1 R2 C1 C2। तो ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आपको दिया हुआ है, सर्किट ये वाला आपको शो कर रहा है। तो ये आपका जो है ना ये सेकंड ऑर्डर ये हाई पास फ़िल्टर आपका HPF है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपकी शंट में लगी हुई है, और ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन उसने लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है। अच्छा, द सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फ़िल्टर हमने बनाना है, उसका प्रोटोटाइप क्या होता है अभी हमने देखा था टेबल से, h(s) is 1/s² + √2s + 1। अब हमने क्या करना होता है बेसिकली इसको इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे आपके पास इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी इनमें से कुछ कंपोनेंट की वैल्यूज़ आप ज्यूम करेंगे या आपको गिवन होंगी और जो अननोन होंगे उनको आप कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यूज़ टू डिज़ाइन अ सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ 10⁻³ रेडियंस पर सेकंड, यानी 1 किलो रेडियन पर सेकंड है। और कैपेसिटर आपके दो हैं, C1 C2 के 1 माइक्रो के लगे हुए हैं, यानी C1 भी 1 माइक्रो का है, C2 भी 1 माइक्रो का है। अब आपने R1 R2 की वैल्यूज़ को निकालना है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसको कंपेयर करने के लिए आपको ना दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन सेम फॉर्म में होने चाहिए। अब आप देखें इसमें s² आ रहा है, यहाँ पे s² नहीं है, तो सो यू कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ दीज, यू हैव टू पुट बोथ ऑफ दीज इन द सेम फॉर्म, ओके। तो वो हम कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ दिस फिल्टर? दिस इज़ एक्टिव हाई पास फिल्टर, ठीक है, HPF है, और क्योंकि रेजिस्टेंस शंट में लगी हुई है, और सेकेंड ऑर्डर है ये फिल्टर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर फिल्टर है, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें देखें, द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द फिल्टर इज़ गिवन बाय V(out/V(in) इज इक्वल टू s², ठीक है, ये हमें गिवन है। द सेकंड और प्रोटोटाइप भी हमें गिवन है, और अब हम देखते हैं। अच्छा, अब ये आपको ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है 1/s² + √2s + 1। अब आप क्या करो कि इसको s को ज़रा रिप्लेस कर दो ωc/s से, ओके, ωc/s से अगर आप इसको रिप्लेस करो, ठीक है,
तो क्या होगा, आपकी जो ट्रांसफ़र फंक्शन की टर्म होगी वो एस स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगी। देखें ओमेगा सी ओवर एस पुट कर दें और इसकी सिंप्लीफाइड फंक्शन आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ओमेगा सी एस प्लस ओमेगा सी स्क्वायर। ओके, अच्छा अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखें एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर है। अब आप नाउ यू कैन कंपेयर हेयर ओमेगा सी स्क्वायर, ये जो आपकी जो गिवन है आपको 1 किलो रेडियंस क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज की जो है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए आप ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 ओवर R1 R2 इंटू C1 C2। ओके, और अंडर रूट 2 ओमेगा सी विल बी इक्वल टू 1 ओवर R2 C1 प्लस C2 ओवर C1 C2, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि इक्वेट जब आप करेंगे आपको सबसे पहले सेंटर वाली टर्म्स को इक्वेट करना चाहिए, क्योंकि C1 C2 आपके पास है और सिर्फ एक अननोन R2 होगा जो आपने निकालना है। ठीक है, पहले आप R2 निकाल लें इन दोनों को इक्वेट करके, और उसके बाद जब R2 आ जाए फिर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे 1 ओवर R1 R2 C1 C2 इज़ इक्वल टू ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को इक्वेट करके अब इसमें आप R2 निकाल लें। ठीक है, सॉरी R1 निकालें, R2 तो यहाँ से निकला है ना, अब आप R1 निकाल सकते हैं। तो ये देखें ओमेगा सी स्क्वायर इज़ 1 ओवर R1 R2 C1 C2 और अंडर रूट 2 ओमेगा सी इज़ 1 ओवर R2 C1 प्लस C2 ओवर C1 प्लस C2 ओवर C1 C2। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें पहले उन्होंने देखें यहाँ से R2 निकाला है, R2 निकालने के बाद उसको जो है वो R2 निकालने के बाद R1 फिर उन्होंने आगे फर्दर कैलकुलेट किया है। ओमेगा सी आपको इससे पहले मैंने आपको बताया कि गिवन है 1 किलो रेडियन, तो जब स्केयर होगा यहाँ पर 10⁻6 आ जाएगा। और इस तरह से जो है R1 और R2 की वैल्यूज़ आपके पास आती हैं। कैपेसिटर्स आपके पास माइक्रो के थे, 1 माइक्रो के। ठीक है, तो R1 R2 की वैल्यूज़ आती हैं, R2 इज़ 1.414 किलो ओहम और R1 आती है 0.707 किलो ओहम। यानी ये जब आप कंपोनेंट्स लगाएंगे कॉम्बिनेशन के साथ इस सर्किट के अंदर, जो सर्किट है इसका ये वाला, तो ये अब आपका एक बटरवर्थ फ़िल्टर के तौर पे ये काम करेगा, जिसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो 10⁻³ रेडियन पर सेकंड आपको मिलेगी। सो दैट वाज द डिज़ाइन ऑफ अ हायर ऑर्डर आपका जो हायर ऑर्डर फ़िल्टर है, लो पास फ़िल्टर है या हाई पास फ़िल्टर, आपने जैसे भी बनाना है आपने इस प्रोसेस के थ्रू यू कैन डिज़ाइन इट ईजीली। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमने बड़े ऑर्डर बनाने हैं, बड़े ऑर्डर के फ़िल्टर्स बनाने हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा हायर ऑर्डर फ़िल्टर की ज़रूरत अगर पड़ जाए, तो थर्ड ऑर्डर हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑर्डर कैस्केड विद सेकंड ऑर्डर, कैस्केडिंग करेंगे हम। फर्स्ट ऑर्डर कैस्केडेड विद सेकंड ऑर्डर, तो ओवरऑल आपका क्या बन जाएगा? ओवरऑल आपका बन जाएगा थर्ड ऑर्डर। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर के साथ कैस्केड करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड, तो ये फिफ्थ ऑर्डर, सेकंड, तो ये सिक्स्थ ऑर्डर आपका फ़िल्टर बन जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू डिज़ाइन हायर ऑर्डर फ़िल्टर्स। अच्छा, अब कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो अब तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज़ यूज टू डिजिटाइज द मेजरमेंट ऑफ अ टेम्परेचर सेंसर यूज टू प्रोवाइड टेम्परेचर फीडबैक इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम. It uses a thermocouple device which behaves linearly with a sensitivity of 5 microvolts per degree C in a temperature range from 0 to 100 degrees C. A 5-volt analog to digital converter is used. Calculate the closed loop gain needed from an op-amp circuit to bring voltages to the required voltage range of the ADC. यानी 5 वोल्ट की रेंज में आपने लेकर आना है। थर्मोकपल के आपको पता है कि काफ़ी कम वोल्टेज होते हैं, वोल्टेजेस से जनरेट होते हैं। इसकी हम सेंसिटिविटी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी अच्छी खासी कम है। अच्छा जी, 5 माइक्रो वोल्ट्स पर डिग्री सी है। ओके, what length is required from the ADC if the required accuracy of the air conditioning system is 0.1 डिग्री सी। अगर ये उसकी एक्यूरेसी इतनी रखनी है तो आपको वर्ड लेंथ कितनी रखनी है, एडीसी कितने वर्ड का आपको कितने जो है इसमें नंबर ऑफ बिट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसकी सेंसिटिविटी हमने देखी कि 5 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री आपको ये आउटपुट मिलती है। तो आपकी रेंज कितनी है? थर्मोकपल टेम्परेचर रेंज इज़ 0 to 100 डिग्री सी। तो आप इसको जो है फिर वो इसको मल्टीप्लाई करें, 0 to 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5 माइक्रो वोल्ट, दैट विल गिव यू 0 to 0.5 मिली वोल्ट। यानी आपको 0 से 0.5 मिली वोल्ट मिलेंगे 0 डिग्री सी। यानी अगर 0 डिग्री सी आ रहे होंगे तो आपको 0.5 मिली वोल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको 5 वोल्ट तक लेके जाना है इसको। तो 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5 मिली वोल्ट, इट विल गिव यू द गेन। ठीक है, तो ब्रिंग दिस वोल्टेज टू 0.0 to 5 वोल्ट रेंज, रिक्वायर्ड गेन ऑफ ओप एम्प circuit is V out over V in 5 volt 0.5 milli, that is 10,000. So for the measurement accuracy to be, अच्छा जी, ये 10,000 की गेन का आपको ओप एम्प इस पर लगाना पड़ेगा। यानी आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 0.5 मिली वोल्ट तक मिलेगी जब 100 डिग्री सी आ रहे होंगे।
और अगर आपने उसको 5 वोल्ट बढ़ाने हैं तो आपको 1000 जो है गेन, ये 10,000 गेन का एम्पलीफायर लगाना होगा, तो जिससे वो 5 वोल्ट तक की रेंज में चला जाएगा। होपफुली अब आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम्स की वर्किंग अब समझ आ रही है कि जिसमें बाकी सारी चीज़ें जो आपने अब तक पढ़ी हैं डिफरेंट कोर्सेज के अंदर वो सब इकट्ठी होकर यूज़ हो रही होती हैं एक प्रॉपर सिस्टम फॉर्मेशन के अंदर। अच्छा जी, फॉर द मेजरमेंट एक्यूरेसी टू बी 0.1 डिग्री सी द नंबर ऑफ पॉसिबल मेजरमेंट्स। अब 0.1 डिग्री सी की आपको चाहिए एक्यूरेसी, तो 100 डिग्री सी डिवाइडेड बाय 0.1 दैट विल गिव यू 1000 रीडिंग्स। यस, यानी 100 डिग्री सी है आपके पास टोटल, और यानी मैक्सिमम टेम्परेचर है, और 0.1 डिग्री तक की आपको चाहिए, तो इनको डिवाइड करें दैट विल 100 ओवर 0.1 गिव यू 1000। तो अब 1000 के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए होंगी, इसका लॉग आप ले लें। इसका अगर आप लॉग लें विद बेस 2 यू विल गेट अराउंड 10। Okay, this is achieved by using a 10-bit ADC as would be able to digitize up to 2 raised by 10 यानी 1024, यानी अगर आप 10 बिट्स होंगे तो 1024 आपके पास मेजरमेंट्स की अवेलेबिलिटी होगी विच इज़ लार्ज देन 1000। तो आप जो हैं इसको 10 बिट वाला जो ADC है वो यूज़ करेंगे, तो आपकी जो वर्ड लेंथ होगी दैट विल बी 10। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फोर्थ ऑर्डर सैलन की बैंड पास फिल्टर एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लो पास एंड हाई पास फिल्टर्स। देखें, बैंड पास फिल्टर आपने पढ़ा था कैसे मिलता है जी, आपको पहले लो पास लगा दो, उसके साथ कैस्केड कर दो हाई पास को, तो लो पास और हाई पास जब कैस्केड होते हैं तो वो एक बैंड पास फिल्टर बन जाते हैं। यानी आपके पास लो पास था ना, लो पास फिल्टर, और एक हाई पास फिल्टर, उन दोनों को आप कैस्केड करते हो तो फिर एक बैंड पास फिल्टर आता है। अच्छा जी, ये पिछले लास्ट लेक्चर में या फिर लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था इसको। अब फोर्थ ऑर्डर बैंड पास फिल्टर, अब आपने फोर्थ ऑर्डर का बनाना है, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर आप लगा दें LPF और सेकंड ऑर्डर लगा दें आप HPF, तो ये टोटल आपका फोर्थ ऑर्डर का बन जाएगा। It can be found by serial connection of a second order LPF and a second order HPF as follows। ठीक है, ये LPF है कैपेसिटर शंट है, और ये HPF है जिसमें रेजिस्टेंस शंट है, और इस तरह से आप इनको कनेक्ट करें और यू विल गेट अ फोर्थ ऑर्डर बैंड पास फिल्टर। अच्छा, सैलन की फिल्टर शोन बिलो इज़ यूज टू फिल्टर एन इनपुट सिग्नल फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर। अब ये क्या है, ये आपका हाई पास फिल्टर, ये सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर है, इस तरह का, जिस हमने पहले भी किया था क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। ठीक है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिल्टर इज़ गिवन बाय, ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इसका बटरवर्थ बनाना है, और वही माइक्रोफेरेड आपको गिवन है ऑन 1 किलो रेड, ये वही न्यूमेरिकल है। तो ये हम पहले इसे जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है, जिससे हमारी जो है रेजिस्टेंस की वैल्यूज़, कैपेसिटर्स गिवन है, हमने रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ निकाली, और इस तरह से जो है वो हमने एक सेकंड ऑर्डर HPF जो है डिज़ाइन किया। ये वही क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कुछ LVDT के क्वेश्चंस। LVDT हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि आपको पता है कि LVDT क्या होता है, कि एन LVDT इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर दैट कैन कन्वर्ट द लीनियर मोशन। देखें, ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में भी हुआ था कि एक लीनियर मोशन है प्रेशर की, उसको आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो मैंने ये LVDT उनको बना के दिखाया था। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट piece of equipment। So it can convert the linear motion of an object to which it is mechanically coupled into a corresponding electrical signal. LVDT displacement sensors are available to cover the ranges from plus minus 0.25 mm to plus minus 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरह के होते हैं, तो आप इनके देख लें। और एक इनकी प्राइमरी होती है, दो सेकेंडरीज होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं, उनसे आप आउटपुट डिफरेंशियल लेते हैं, यानी एक की आउटपुट V1 माइनस V2 करते हैं और आगे उसको यूज़ करते हैं। ओके, अब फिजिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मूवेबल कोर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, 3 कॉइल्स होती हैं, 1 प्राइमरी 2 सेकेंडरी। मूवेबल कोर होता है, इसमें कोर मूव कर रहा होता है ना, फ्री टू मूव एक्सियली विद इन द कॉइल्स, हॉलो बोर, mechanically coupled to the object whose position is to be measured, no physical contact between the core and the coil। okay, primary coil सेंटर में, secondary coils आपकी दो जो हैं उनके आसपास। okay, ये primary and these are secondaries in differential mode। तो primary coil is energized by alternating current known as primary excitation VP। V1 and V2 are the voltages induced in the secondary coils। Secondary coils are connected in series opposition, that is V out is equal to V1 minus V2। ये देखें, इन दोनों को कॉमन किया हुआ आपने यहाँ, तो V1 जो आप आउटपुट लेंगे तो V1 माइनस V2 आपकी आउटपुट आएगी, और ये आउटपुट आपकी जनरेट होगी अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ दिस, आप प्लंजर कह लें इसको, या इसके अंदर ये जो आपका कोर है, कोर जब आपका मूव करेगा, ठीक है, तो उससे आपकी आउटपुट जनरेट होगी। ये अभी हम देखते हैं।
Movement of the core alters the mutual inductance between the primary and secondaries, thus the induced V1 and V2 voltages are changed as well. With the core removed, V1 is equal to V2. अगर आप कोर को रिमूव कर दें तो दोनों वोल्टेजेस बराबर हो जाएंगे, आपके आउटपुट ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है. एट द कोर पोजीशन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to L, V1 एंड V2 वोल्टेजेस आर चेंज, दस V नॉट चेंजेस, ठीक है. ये ज़ीरो पोजीशन है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये L पोजीशन है, ठीक है, जो फुल लेंथ पोजीशन आप कह सकते हैं. तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी इसकी होती है आउटपुट ओवर डिस्टेंस, ठीक है, वी आउट ओवर एक्स, वोल्ट पर mm, यानी कितने mm पे ये कितने वोल्टेज जनरेट करता है, डिफरेंशियल वोल्टेज. तो x इज़ द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट, वी आउट इज़ द आउटपुट वोल्टेज. ओके, अच्छा, अब इसमें देखें ज़रा, ये वेवफॉर्म्स देखें, ये एक्साइटेशन है आपकी, और अब इसमें आप एट पॉइंट बी पर अगर हैं, व्हेन यू आर एट पॉइंट बी पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट बी है. तो जब आप इस पॉइंट पे हैं बी पे, तो ये वाली आपकी जो V1 की आउटपुट होगी ये ज़्यादा होगी, और V2 की आउटपुट बहुत कम होगी. तो आप देखेंगे V1 की आउटपुट है काफ़ी ज़्यादा है, V2 की कम है, क्योंकि कोर इसमें है नहीं, तो इंडक्शन इधर कम हो रही है, तो आउटपुट भी कम जनरेट होगी. अब इनका डिफरेंस लें आप, V1 माइनस V2, तो ये आपका पॉजिटिव इन फेज़ आपको जो है वो इसकी आउटपुट मिलेगी. अच्छा, अगर आप पॉइंट ए पे हैं, पॉइंट ए कौन सा है, ये वाला पॉइंट है दूसरी एक्सट्रीम पे, तो आपकी V2 ज़्यादा होगी, ये देखें V2 ज़्यादा है, V1 कम होगी. अब आप V1 माइनस V2 करेंगे तो आपको आउट ऑफ फेज़, यानी आपको नेगेटिव जो है वो आउटपुट मिलेगी. और अगर आप पॉइंट सी पर हैं, सेंटर में हैं, ठीक है, तो आपका V1 भी बराबर होगा, V1 V2 दोनों इक्वल होंगे. अब इन दोनों को आप डिफरेंस करेंगे तो आपकी आउटपुट क्या होगी, आपकी आउटपुट ज़ीरो आ जाएगी. V1 माइनस V2 इक्वल को जो आउटपुट मिलेगी वो आपकी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज V1 माइनस V2 इक्वल टू ज़ीरो, दोनों बराबर हैं. अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं जी. एडवांटेजेस ये होते हैं, कॉन्टैक्ट लेस मेजरमेंट, देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द कोर एंड द कॉइल असेंबली. दिस अलाउज बोथ वाइब्रेशन मेजरमेंट्स एंड टेस्ट्स ऑफ डेलिकेट मटेरियल्स. लेस फ्रिक्शन, देयर आर नो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स and hence there is less friction and less noise. Low power consumption, most LVDTs consume a power of less than 1 watt. 1 watt से भी कम पावर लगती. Linearity, the output voltage is practically linear for a wide range. Okay, high output, it gives a high output, usually no need of intermediate amplification devices, यानी इसको आपको फर्दर एम्पलीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी. High sensitivity, it possesses a high sensitivity as high as 40 volt per mm, यानी पर mm ये 40 वोल्ट तक आउटपुट दे देता है, इतना सेंसिटिव है ये. उसके बाद आता है रगडनेस, इट कैन यूजुअली टॉलरेट अ हाई डिग्री ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स. ओके, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं जी. प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, जिसमें इट कन्वर्ट्स द डिस्प्लेसमेंट इनटू एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट फ्रॉम प्लस माइनस 0.25 mm टू प्लस माइनस 25 cm. सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में क्या है, इट इज़ यूज टू मेजर द फोर्स, वेट एंड प्रेशर एक्सेट्रा. फोर्स और प्रेशर इज़ कन्वर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हेन अप्लाइड टू एन LVDT इज़ कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टेज. In these applications, the high sensitivity of the LVDTs is a major attraction. LVDTs have been widely used in applications such as power turbines, automation, aircraft, satellites, nuclear reactors. ये भाई बहुत यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. अच्छा जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन LVDT विद अ सेंसिटिविटी ऑफ 0.7 वोल्ट पर mm. ये उसकी सेंसिटिविटी आपको गिवन है. एंड दी आउटपुट वाइंडिंग्स वोल्टेजेस ऑफ V1 एंड V2, और आउटपुट वोल्टेज यानी डेल्टा भी आप निकाल लें, 2 वोल्ट बनते हैं, 6.5 माइनस 4.5. तो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, ये आप निकाल सकते हैं इजीली. फार्मूला हमने पढ़ा था, m इज इक्वल टू V आउट ओवर x. ये सेंसिटिविटी का 0.7 आ जाएगा इधर. V आउट आपको गिवन है 2 वोल्ट, तो x आप निकाल सकते हैं. तो इसमें देखें आपके x क्या निकल रहा है, x इज इक्वल टू 2 ओवर 0.7, दैट इज़ 2.86 mm, यानी 2.86 आपकी जो है वो mm मूवमेंट है, जिसकी वजह से उसको 2 पॉइंट आपको जो वो जनरेट कर रहा है 6.5 वोल्ट और 4.5 वोल्ट जनरेट कर रहा है. अच्छा जी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दी आउटपुट ऑफ एन LVDT इज कनेक्टेड टू अ 5 वोल्ट मीटर, यानी 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है थ्रू एन एम्पलीफायर हुज गेन इज़ 250.
एम्पलीफायर भी यूज़ हुआ है। एन आउटपुट ऑफ 2 मिली वोल्ट अपीयर्स अक्रॉस दी टर्मिनल्स ऑफ एन LVDT। 2 मिली वोल्ट उसके क्रॉस आ रहे हैं टर्मिनल्स पे। एंड द कोर मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm। तो यहाँ से आप सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं 2 मिली वोल्ट ओवर 0.5 mm। कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द LVDT एंड सेंसिटिविटी ऑफ द होल सेटअप। देखिए होल सेटअप ज़रा डिफरेंट होगा, ये भी हम निकालते हैं। द मिली वोल्ट मीटर स्केल हैज़ 100 डिवीजन्स, ठीक है। मिली वोल्ट मीटर स्केल हैज़ 100 डिवीजन, उसकी 100 डिवीजन्स एंड द स्केल कैन बी रेड टू अ 1/5 ऑफ अ डिवीजन, ठीक है। स्केल 1/5 ऑफ अ डिवीजन तक पढ़ी जा सकती है। कैलकुलेट द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन mm के अंदर उसकी रेजोल्यूशन मालूम करें। अच्छा, सेंसिटिविटी ऑफ LVDT क्या होगी? आउटपुट वोल्टेज ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो 2 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आपकी आ जाएगी 4 मिली वोल्ट पर mm। 4 मिली वोल्ट पर mm इसकी सेंसिटिविटी आ जाएगी। और सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी? इंस्ट्रूमेंट की होगी गेन इंटू सेंसिटिविटी ऑफ LVDT, यानी गेन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी 250 इंटू 4 मिली वोल्ट पर mm, दैट इज़ 1000 मिली वोल्ट पर mm। ये आपकी आ जाएगी इंस्ट्रूमेंट की, यानी इंस्ट्रूमेंट की क्या हो जाएगी? LVDT के साथ जो आपने गेन वो लगाया हुआ है, ओप एम्प लगाया हुआ है, अच्छा जी, एम्पलीफाई लगाया हुआ है। 1 स्केल डिवीजन जो होगी, अब 1 स्केल डिवीजन क्या हो गया? 5/100। 5 वोल्ट हैं आपके, ठीक है, और उसमें टोटल डिवीजन्स कितनी? 100 डिवीजन्स है, तो 5/100, तो दैट विल बी 50 मिली वोल्ट, यानी पर स्केल आपकी 50 मिली वोल्ट की बन रही है। सिंस 1/5 ऑफ अ स्केल डिवीजन कैन बी रेड विद सर्टेनिटी, रेजोल्यूशन ऑफ द वोल्ट मीटर कितनी होगी? इसको 1/5 से डिवाइड करते हैं, 10 मिली वोल्ट्स तक आप जो है इजीली उसको पढ़ सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज दैट कैन बी रेड ऑन द वोल्ट मीटर विद एक्यूरेसी, वो है 10 मिली वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट का आपका, ठीक है, मीटर था और उसमें 100 डिवीजन, सो दैट गेव यू 50 मिली वोल्ट। अब 1/5 को एक्यूरेसी से पढ़ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना, तो यानी 10 मिली वोल्ट तक आप उसको एक्यूरेसी के साथ पढ़ सकते हैं। अब रेजोल्यूशन, अब इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन आपकी क्या होगी? जो इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन होगी वो आपकी रेजोल्यूशन ऑफ द वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाय द सेंसिटिविटी, तो 10 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 1000 मिली वोल्ट पर mm, ये जो हमने पहले निकाली थी, तो डेट विल बी 10⁻² mm, यानी ये जो आपका पूरा सेटअप होगा ये 10⁻² mm 0.01 mm तक को पढ़ सकता है। ये इसकी रेजोल्यूशन यहाँ से निकल आएगी पूरे सेटअप की, कंप्लीट सेटअप की, ओके। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। डिफ्लेक्शन पर यूनिट फोर्स ऑफ अ स्टील कैंटिलीवर इज 0.2432 मिलीमीटर पर न्यूटन एंड LVDT विद अ सेंसिटिविटी ऑफ 0.5 वोल्ट पर mm is used to measure the applied force on the steel cantilever. The voltage is read on a 10 volt meter having 100 डिवीजन, ठीक है। 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर, उसमें 100 डिवीजन हैं। 2/10 ऑफ अ डिवीजन कैन बी रेड विद सर्टेनिटी, यानी तो इसमें 2/10 से मल्टीप्लाई आप करेंगे। अच्छा, कैलकुलेट द ओवरऑल सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम, कैलकुलेट द रेजोल्यूशन ऑफ द वोल्ट मीटर, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स दैट कैन बी मेजर्ड विद दिस अरेंजमेंट, ओके। ओवरऑल सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम क्या होगी? रिफ्लेक्शन पर यूनिट फोर्स इंटू सेंसिटिविटी ऑफ द LVDT, दैट इज 0.2432 mm पर न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.5। LVDT की जो है 0.5 वोल्ट पर mm ये गिवन है आपको, उससे आप मल्टीप्लाई करें 0.2432, ये इसकी जो आपकी है डिफ्लेक्शन पर यूनिट फोर्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, mm से कैंसिल हो गया, तो आपकी आउटपुट आ जाएगी वोल्ट पर न्यूटन, यानी वोल्ट पर न्यूटन आपकी 0.1216 वोल्ट पर न्यूटन, दैट विल बी सेंसिटिविटी ऑफ दिस सिस्टम। 1 स्केल डिवीजन क्या है? 10/100, तो ये दैट विल बी 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट को मल्टीप्लाई करें आप 2/10 से, जैसे पहले हमने किया था, दैट इज़ 0.02 वोल्ट, और फिर 0.02 वोल्ट को डिवाइड कर दें इसके साथ जो हमने कैलकुलेट किया है ओवरऑल सेंसिटिविटी, दैट विल गिव यू 0.1645 न्यूटन, दैट इज़ द मिनिमम फोर्स दैट कैन बी मेजर्ड, यानी इस मिनिमम फोर्स को वो मेजर कर सकता है। और मैक्सिमम फोर्स कितनी मेजर कर सकता है? कि जो मैक्सिमम वोल्टेज हैं डिवाइडेड बाय सेंसिटिविटी 10 वोल्ट ओवर 0.1216, दैट विल गिव यू 82.2 न्यूटन। यानी अब हम फोर्स को जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं यूजिंग LVDT, और आगे उसके हम वोल्टेजेस उससे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो 10 वोल्ट आएंगे, 82.2 न्यूटन की फोर्स अगर होगी ना तो उस पर 10 वोल्ट आएंगे।
और अगर 0.1645 ये मिनिमम फोर्स है जो आप मेजर कर सकते हैं, उस पर जो आपको मिनिमम वोल्टेज मिलेंगे LVDT से वो 0.02 वोल्ट्स आपको मिलेंगे. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस न्यूमेरिकल और क्वेश्चन. अच्छा, समरी अब क्या है. एन LVDT इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर दैट कैन कन्वर्ट द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू विच इट इज़ मैकेनिकली coupled into corresponding electrical signal. LVDTs displacement sensors are available to cover the ranges from 0.25 mm to plus minus 25 centimeter. It can operate at high temperature up to 1200 Fahrenheit 650 degrees C in harsh environments under high vibration and shock levels. सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तौर पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू मेजर द फोर्स, स्पीड और प्रेशर. ओके. अच्छा जी, अब एक और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ ऑप्टिकल इनकोडर. ये बेसिकली शाफ्ट की जो आपकी मोटर की जो शाफ्ट है उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड की कैलकुलेशंस में जो है इसको हम यूज़ करते हैं. तो ऑप्टिकल इनकोडर क्या होता है? शाफ्ट पोजीशन स्पीड सेंसर. ओके. It is an electromechanical device that converts the angular position of a shaft to a digital code. यानी जो angular position होगी शाफ्ट की उसका एक digital code बना देगा. Provide information on angular position, speed and direction. ठीक है, ये आगे हम देखेंगे इसकी टाइप्स होती हैं डिफरेंट. द इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड फॉर सिस्टम कंट्रोल. कंट्रोल सिस्टम्स में ये यूज़ होते हैं. मोटर की वेलोसिटी में उसका फीडबैक कंट्रोल है, उसमें जो है ये फीडबैक के तौर पे जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं. अच्छा जी, यूज़ लाइट एंड फोटो डिटेक्टर्स. यानी एक तरफ से लाइट सोर्स होगा जो लाइट इमिट कर रहा है और दूसरी तरफ फोटो डिटेक्टर होगा. ठीक है, और उसमें फिर हम क्या करेंगे कि उसमें हम आगे इसकी कंस्ट्रक्शन भी आ जाएगी उसमें ना, इसके कोड फिर बनाएंगे. यानी उसमें आप कह रहे हैं कि स्पेसेस होंगी डिस्क के अंदर जिससे लाइट पास होगी और उससे आपका कोड बनेगा उससे. आगे हम देखते हैं. टू प्रोड्यूस अ डिजिटल कोड एज द इनकोडर शाफ्ट रोटेट्स द आउटपुट सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रोटेशन. दिस सिग्नल में बी अ स्क्वायर वेव फॉर एन इंक्रीमेंटल इनकोडर. उसके लिए एक स्क्वायर वेव होगा. एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ पोजीशन फॉर एन एब्सोल्यूट इनकोडर. ओके. अच्छा, अब इसमें वर्किंग प्रिंसिपल. यूज़ लाइट एंड फोटो डिटेक्टर्स टू प्रोड्यूस डिजिटल कोड एज द इनकोडर शाफ्ट रोटेट्स द आउटपुट सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रोटेशन. ये देखें, अगर लाइट पास हो रही है फुली, ठीक है, तो क्या होगा? ऑन ऑन ऑन, यानी 1 1 1. और अगर लाइट इसमें ब्लॉक कर दें आप तो ये हो जाएगा 1 0 1. ठीक है, और अगर तीनों स्लॉट्स को ब्लॉक कर दें दैट इज़ 0 0 0 एंड दैट्स, और लास्ट वन क्या है? 1 0 0. तो ये बेसिक इसका रूल है जिससे ये काम कर रहा होता है. अच्छा, ये देखें, ये पार्ट्स आ गए इसके. लाइट सोर्स होगा यूजुअली LEDs, लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं. फोटो डिटेक्टर होते हैं यूजुअली फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो डायोड, ये हमने पढ़े हुए हैं. ओके. और कोड डिस्क है, डिस्क विद स्लिट्स विंडोज टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू. ये स्लिट्स. ओके. मास्क कॉलीमेट्स यानी मेक पैरेलल द बीम्स ऑफ लाइट. ये लाइट को ज़रा सीधा करता है, मतलब लाइट की जो लाइंस हैं उनको सीधा करता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, फिल्टर्स द सिग्नल इनटू स्क्वायर वेव यूज्ड बाय माइक्रो कंट्रोलर. शाफ्ट क्या होता है? मैकेनिकली अटैच टू द सिस्टम वी वांट टू मेजर यूजुअली अ मोटर. ओके. ये देखें, ये मास्क जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कॉलीमेट्स में एक पैरेलल, देखें ये लाइट सारी इनको सीधा कर रहा है. ये ओके. अच्छा जी, ऑप्टिकल इनकोडर की क्लासिफिकेशंस हैं. ये देखें, ये इसकी क्लासिफिकेशंस आ गई. आप कोड डिस्क डिटरमिन्स दी ऑप्टिकल इनकोडर टाइप. कोड का जो कोड डिस्क है वो डिटरमिन करती है. अब इसमें सिंगल चैनल भी होते हैं, सिंगल चैनल वाले जिसमें सिर्फ ये होगा, एक सिर्फ होल होगा. डुअल चैनल वाले होते हैं जिसमें आपके जो है डुअल चैनल, ये देखें डुअल चैनल वाले जिसमें 2 स्लिट्स हैं. और एक डुअल चैनल विद Z इंडेक्स भी होता है जिसमें 3 स्लिट हो गए, यानी तीसरा जो Z स्लिट होगा ना वो एक ही होता है. ओके. आगे हम देखते हैं इसको. इंक्रीमेंटल ऑप्टिकल इनकोडर्स में सिंगल चैनल यूज्ड टू डिटेक्ट मोशन, डुअल चैनल यूज्ड टू डिटेक्ट मोशन एंड डायरेक्शन के क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. और डुअल चैनल विद Z इंडेक्स यूज्ड टू डिटेक्ट मोशन डायरेक्शन विद द रेफरेंस मार्कर फॉर होम पोजीशन. यानी ये प्रिसाइज कंट्रोल, उसकी प्रिसाइज पोजीशन के बारे में बता देगा. और एब्सोल्यूट ऑप्टिकल इनकोडर्स हैं. ये देखें, ये एब्सोल्यूट ऑप्टिकल इनकोडर्स हैं, ये बहुत काफ़ी हैवी ड्यूटी के हैं. अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं, पहले हम इस पे रहते हैं. इंक्रीमेंटल ऑप्टिकल इनकोडर्स. लाइट पासेस थ्रू स्लॉट्स इन अ डिस्क एंड इज डिटेक्ट बाय अ लाइट सेंसर. एवरी स्लिट दैट मूव्स बिटवीन द ऑप्टिकल डिवाइसेस प्रोड्यूसेस वन पल्स. Pulses are counted to get the position. Typically simple and cheaper than absolute encoders.
नीड एक्सटर्नल प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल्स की आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, इंक्रीमेंटल ऑप्टिकल इनकोडर्स जो हैं इसमें सिंगल चैनल है, वन आउटपुट चैनल फॉर इनकोडिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड इन यूनी डायरेक्शनल सिस्टम्स, यानी जिसमें कोई डायरेक्शन का मसला नहीं होता, वो आपको पता है कि यूनी डायरेक्शनल है तो आप ये सिंपल यूज़ कर लें, सिंपल, यू डोंट नीड टू नो द डायरेक्शन। ओके, तो सिंगल चैनल स्केयर वेव, अब ये देखें स्केयर वेव प्रोड्यूस हो रही है इसमें, ये आउटपुट, ये देखिए ये सिंगल चैनल वाला है, तो ये आपकी आउटपुट जनरेट हो रही है, इसमें आप देखें लो हाई लो हाई। ओके, और ये आपको बाइनरी मिल रहे हैं, वोल्टेज आपको मिल रहे हैं लो हाई, और बाइनरी में मिल रहा है 0 1 0 1। अच्छा जी, इंक्रीमेंटल ऑप्टिकल इनकोडर्स डुअल चैनल में आपको पता है कि इसमें ए भी है और एक बी भी है, यानी दो स्लिट्स आपकी जो हैं, आप इसमें दो स्लिट्स हैं, तो द आउटपुट हैज़ टू लाइन्स ऑफ पल्सेस ए एंड बी, दे आर 90 डिग्री ऑफसेट इन ऑर्डर टू डिटरमिन दी रोटेशन डायरेक्शन। अब इनमें 90 डिग्री का शिफ्ट है इनके अंदर, ओके, ऑफसेट है। अब देखिए अब इसमें ये आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेन हो जाएगा, इसकी क्लॉकवाइज, ये देखें यहाँ पर दी डुअल चैनल में आप देखें क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आप देखेंगे कि बी से लाइट पहले पास हो जाएगी। ओके, तो ये देखें बी लीड्स ए, ठीक है, 1 यहाँ पे ये 1 है और ए 0 है, इधर 1 1। ओके, यहाँ पे क्या है ए 1 है और बी 0 है, इधर दोनों 0 है, ठीक है। तो ये देखें बी लीड कर रहा है ए को, तो डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज, और अगर आपका ए लीड करता है बी को तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये देखें ए लीड्स बी, तो ए में 1 है और बी में आप देखें 0 आ रहा है, दोनों 1 1 हो गए, उसके बाद 0 1 और देन 0 0। तो अगर आपने डायरेक्शन आपका बाई डायरेक्शनल सिस्टम है तो उसमें आप दैट यू कैन यूज़ दिस डुअल चैनल ऑप्टिकल इनकोडर, इंक्रीमेंटल ऑप्टिकल इनकोडर। तो इंक्रीमेंटल ऑप्टिकल डुअल चैनल विद Z इंडेक्स, तो सम इंक्रीमेंटल इनकोडर्स इंक्लूड अ थर्ड चैनल दैट इज Z और इंडेक्स, इट सप्लाइज अ सिंगल पल्स पर रेवोल्यूशन, ये आपको सिंगल पल्स देगी, इसमें सिर्फ आपको जैसे मैंने पहले बताया एक ही स्लिट होगी, यूज्ड फॉर प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ अ रेफरेंस पोजीशन, कि आपका रेफरेंस क्या था, तो उस पल्स की काउंटिंग से जो है वो आप अपना रेफरेंस भी मालूम कर सकते हैं, प्रिसाइज कंट्रोल इसमें हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एब्सोल्यूट इनकोडर्स हैं, प्रोवाइड्स अ यूनिक डिजिटल आउटपुट फॉर ईच शाफ्ट पोजीशन, द कोड डिस्क हैज़ मैनी ट्रैक्स, द नंबर डिटरमाइंस द रेजोल्यूशन, ठीक है, द नंबर डिटरमाइंस द रेजोल्यूशन, ये आगे हम कैलकुलेट करते हैं। अपॉन अ लॉस ऑफ पावर इट कीप्स द करेक्ट पोजीशन वैल्यू, अगर आपकी पावर लॉस हो जाएगी तो इसकी जो पोजीशन की वैल्यू होगी वो बरकरार रहेगी, इसको ये रिटेन करेगा। और इट यूजेस बाइनरी और ग्रे कोड, या ये बाइनरी कोड यूज़ करता है या ग्रे कोड यूज़ करती है, ये भी हम डिस्कस करते हैं, हमने DLD में पढ़ा हो कि बाइनरी कोड क्या होता है और ग्रे कोड क्या होता है, ठीक है। तो अब आप देखें इसकी कंस्ट्रक्शन, लाइट इमिशन डायोड, रोटर प्लेट, फिक्स स्लिट, फोटो ट्रांजिस्टर, ओके, और ये एब्सोल्यूट इनकोडर, इट इज़ फुल ऑफ कोड्स। अच्छा, अब इसमें देखें इसके अंदर एब्सोल्यूट इनकोडर्स के अंदर आपका जो यूज़ होता है एक बाइनरी कोड, ठीक है। बाइनरी कोड में आप देखें अगर आपने 3 बिट का बाइनरी कोड यूज़ किया हुआ है तो ये आपकी कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 अप टू 1 1 1। अब ये क्या लोकेशन कितनी बनती है आपकी 2⁻³ यानी 8, तो टोटल कितना आपके पास एक सर्कल में होते हैं 360 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाय 8 दैट विल गिव यू 45, यानी आपके पास जो ए कोड होगा वो 45 डिग्री को कवर करेगा, यानी एक कोड 0 0 0 है दैट विल कवर अ 45 डिग्री। नेक्स्ट कोड क्या हो जाएगा 0 0 1, ओके, 1 को ये डार्क कह रहा है और 0 को ये जो है वो लाइट कह रहा है, और 0 1 0, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में ना इसके ऑपोजिट है, यानी 0 0 0 को वो ब्लॉक कहता है, फुल ब्लैक कर देता है, और 1 को वो लाइट कर देता है, लेकिन यहाँ पे इस बुक में आपकी जो है वो अकॉर्डिंगली हम इसके मुताबिक चलेंगे। तो 0 0 1 0 1 0 0 1, देखें इसमें 0 0 1 1, ओके, उसके बाद 1 0 0 और उसके बाद 1 0 1 और 1 1 0 और 1 1 1। अच्छा, अब इसके अंदर अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि एब्सोल्यूट इनकोडर्स में हम देखें 1 एंगल शिफ्ट रिजल्ट्स इन मल्टीपल बिट चेंजेस। अब इसमें क्या होता है कि देखें बाइनरी चूँकि अगर हम यूज़ करें ना तो इसमें आपको पता है कि कई बार एक से ज़्यादा बिट्स चेंज हो जाती हैं, जैसे आप 0 0 0 से 0 0 1 पे जाएँ तो आपकी एक बिट चेंज हो रही है, ओके, लेकिन अगर आप 0 0 1 से 0 1 0 पे जाएँ
तो आपकी दो बिट्स चेंज हो रही हैं, देखिए 1 0 हो रही है और 0 1, ये दो बिट्स आपकी चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन प्रिसाइज कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो है मोटर है वो इन बिटवीन कहीं यहाँ पे आके रुक गई है, इस पॉइंट पे आके रुक गई है, तो इसमें तो एक बिट चेंज हो रहा था, ठीक है, ये वाला बिट आपका चेंज हो रहा था, ठीक है, तो इसमें यू कैन बी श्योर या ये पोजीशन है ये या ये वाली पोजीशन है। लेकिन अगर आपकी मोटर यहाँ पे आके रुक जाए इन बिटवीन, यहाँ पे ये जो सेंटर वाली, अब आपकी दो बिट्स चेंज हो रही हैं, ये वाली बिट भी चेंज हो रही है, ये वाली बिट भी चेंज। अब आपके पास 4 पॉसिबल पोजीशंस पे रिस्की बन जाएंगी, इनमें से कोई 4 पॉसिबल पोजीशन हो सकती हैं, तो दैट क्रिएट्स अ ह्यूज कन्फ्यूजन। ओके, तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम ग्रे कोड फिर एब्सोल्यूट इनकोडर्स के अंदर यूज़ करते हैं। ग्रे कोड में क्या होता है कि आपको पता है ग्रे कोड में एक बिट ही चेंज होता है एट अ टाइम, ये डीएलडी में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसका मैंने इंक्लूड भी किया कुछ डीएलडी से पोर्शन। अब देखें ग्रे कोड कैसे बनता है? बाइनरी कोड से पहले बाइनरी कोड लिखें, उसके बाद ग्रे कोड का ये फार्मूला होता है, आपको पता है B3 आपका G3 बन जाता है, उसके बाद B3 B2 का एक्सक्लूसिव और यानी जोर करें तो G2 बन जाएगा, इसी तरह G1 बनेगा B2 B1 के जोर से, और G0 बनेगा B1 B0 के जोर से। देखें 0 का ग्रे कोड आपका क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 1 का क्या होगा? 0 0 0 0 0 1 1, ठीक है, और ये देखें 0 वैसे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसके साथ इन दो का जोर, फिर नेक्स्ट इन दो का जोर और फिर इन दो का जोर, दैट इज़ 1। इस पे आ जाएं आप, ये वैसे आ जाएगा 0 0 1 0 वैसे आ जाएगा 0 0 0, ओके 1 0 1 और 0 1 1, ठीक है। इसी तरीके से देखें B3 वैसे ही G3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने इन दो का लेना है 0, फिर 1 एंड देन 1 1 0। तो इस तरह से आप देखें आप बाइनरी कोड से ग्रे कोड जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो है ग्रे कोड में देखें आप फीचर क्या है। ग्रे कोड में एक वक्त में एक बिट ही चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ से 0 से जब 1 पे जाते हैं तो आपका एक बिट चेंज होता है। अब इस पोजीशन से जब आप इधर जाएंगे तो आपका एक बिट चेंज होगा। अब इस पोजीशन से वापस आप इस पोजीशन पे जा रहे हैं तो एक ही बिट चेंज हो रहा है। तो यानी ग्रे कोड में जो ट्रांजिशन आ रही है वो सिर्फ एक बिट की आ रही है, जबकि बाइनरी कोड में कई बार ट्रांजिशन 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स की भी हो जाती हैं ट्रांजिशंस, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं अप्लाई करके इस बात को, ग्रे कोड ऑप्टिक एब्सोल्यूट एनकोडर्स इन ग्रे कोड। तो अब क्या होगा देखें, इसमें कोडिंग क्या होगी? 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है, 1 1 0, ठीक है, और 1 1 1 और 1 0 1 और 1 0 0, ठीक है। ये आपके ग्रे कोड वाले एब्सोल्यूट एनकोडर हैं। अब देखें इसमें अगर आपकी मोटर इन बिटवीन आ जाती है यहाँ पे, तो आपको पता है कि एक ही बिट चेंज हो रही है, ये वाली जो इसकी जो LSB है वो चेंज हो रही है। और अगर आपकी मोटर यहाँ पे आ जाती है इन बिटवीन किसी पोजीशन पे, तो तब भी आप देखें कि इसकी एक बिट चेंज हो रही है, ये वाली सेंटर वाली। अगर इधर आ जाती है तो इसमें भी आपकी कितनी बिट्स चेंज हो रही हैं? इसमें एक ही बिट चेंज हो रही है, ये ऊपर वाली, ठीक है। तो अब आपके पास जो एक्यूरेसी है इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी कोड एब्सोल्यूट इनकोडर। सो दैट वाज द मेजर डिफरेंस। और ये ग्रे कोड की बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी है, जब हम DLD में पढ़ते हैं तो उसमें मैंने ये बताया हुआ, मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं जिसमें हम मोटर का जो प्रिसाइज कंट्रोल होता है वो इसमें जो शाफ्ट पोजीशन कंट्रोल है वो ग्रे कोड से ज़्यादा प्रिसाइज पॉसिबल है। अच्छा जी, एब्सोल्यूट इनकोडर्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन द कोड डिस्क, ईच ट्रैक रिक्वायर्स एन आउटपुट सिग्नल नोन एज इनकोडर बिट। अब इसकी रेजोल्यूशन देखें, मैंने पहले आपको कैलकुलेट करके बताया था, ये 360/2n, पहले 3 बिट्स थे ना, तो 360/8 जो कि आपके पास 45 डिग्री आ गया था। अच्छा जी, n क्या है आपका? अच्छा, n इज़ द नंबर ऑफ इनकोडर बिट्स, नंबर ऑफ ट्रैक्स। Question 1. An absolute encoder has 8 tracks on the disk. What is its angular resolution in degrees? 8 tracks हैं उसके अंदर, 8 tracks, इसका मतलब है कि उसके अंदर 8 bits हैं, तो 360/2⁸, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये 1.4 डिग्री जो है इसकी रेजोल्यूशन होगी। रेजोल्यूशन मीन्स 1.4 डिग्री को वो ईजिली पढ़ लेगा प्रिसाइजली। अच्छा, ये व्हाट इज़ द एंगुलर रेजोल्यूशन इन डिग्रीज फॉर द ऑप्टिकल इनकोडर हैविंग द फॉलोइंग कोड। अच्छा जी, अब व्हाट इज़ द एंगुलर रेजोल्यूशन, अब इसकी रेजोल्यूशन क्या होगी? एंगुलर रेजोल्यूशन तो 360, इसमें n देखें n कितने 1 2 3 3 ट्रैक्स हैं, तो ये 360/3, ये वही वाला जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ 45 डिग्री।
अच्छा जी, व्हाट इज़ इट्स एंगुलर रेजोल्यूशन इन डिग्रीज फॉर द ऑप्टिकल इनकोडर्स हैविंग द फॉलोइंग कोड डिस्क। ठीक है, अब इसमें देखें, अब इसमें बिट्स देखें 1 2 3 4 हैं इसके अंदर n, तो ये क्या हो जाएगा 360/2⁴, ओके, दैट इज़ 22.5 डिग्री। तो ये 22.5 डिग्री को जो है वो पढ़ लेगा, जिसकी रेजोल्यूशन आ जाएगी। अच्छा जी, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रैक्स इफ एन एब्सोल्यूट ऑप्टिकल इनकोडर टू मेजर रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ 1.5 डिग्री। अब आपको 1.5 डिग्री का बनाना है एब्सोल्यूट इनकोडर, तो अब आप क्या करोगे कि 1.5 डिग्री आपको गिवन है, और अब आपने नंबर ऑफ बिट्स निकालने हैं 2⁻n, तो उस फॉर्मूले में पुट करें। आप 1.5 इज इक्वल टू 360/2n, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लॉग करें, 2 के साथ लॉग लें, तो 8 बिट्स आपका आ जाएगा। 7.9 इज़ 8 बिट्स, यानी 8 बिट्स जो है वो इसमें आपको फाइंड द नंबर ऑफ ट्रैक्स। ठीक है, आपको 8 ट्रैक्स आपको इसके अंदर करने पड़ेंगे फॉर 1.5 डिग्री रेजोल्यूशन। एप्लीकेशंस इसकी कहाँ होती हैं? इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन मोटर्स फॉर मॉनिटरिंग वेलोसिटी एंड पोजीशन, रोबोटिक्स हैं, कन्वेयर बेल्ट्स हैं, लोकोमोटिव्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, प्लेन्स हैं, ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इंक्रीमेंटल सिंगल चैनल है, उसकी एप्लीकेशन है। इंक्रीमेंटल विद इंडेक्स है, डुअल चैनल है, और एब्सोल्यूट इनकोडर है। तो ये उसकी कुछ पॉपुलर उसने आपको एप्लीकेशंस दिखाई हैं इन ऑप्टिकल इनकोडर्स की। तो इस वीक में इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स का कंटेंट इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।